गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का हमारे चैनल होम साइंस ट्रिक विद आराधना में स्वागत है। आप लोगों को हम आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रहे थे, जिसमें हम स्टार्ट किए हैं फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण जिसे कहते हैं, फूड परिरक्षण भी कहते हैं, भोजन परिरक्षण के नाम से भी इसे जानते हैं। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको बता दी थी पहले ही जो स्टार्ट की थी। तो मैं आपको इतना बताई थी कि भोजन परिरक्षण करते क्यों हैं, कहते क्यों हैं, इसका उपयोग क्या है। तो कहते इसलिए हैं इसको भोजन परिरक्षण, क्योंकि इसका मतलब है कि भोजन को लॉन्ग टाइम तक संरक्षित करके रखना, भोजन को खराब होने, दूषित होने से बचाना, चाहे वो आंतरिक कारण से खराब हो रहा है, चाहे वो बाह्य कारण से भोजन विषाक्त हो रहा है या खराब हो रहा है। तो मतलब इसी चीज़ से इसको दूर रखना ही भोजन परिरक्षण है। मतलब कहने का है कि जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है, वो खराब ना हो, चाहे उसका रूप बदल के आप उसको संरक्षित करें, चाहे उसी रूप में आप उसको संरक्षित करें, बस उसका आंतरिक और बाह्य रूप खराब नहीं होना, यही क्या कहलाता है मतलब परिरक्षण के द्वारा वही क्या होता है। तो खाद्य परिरक्षण होता है। इसका उपयोग क्या है, इसका लाभ क्या है। तो ये इसके बहुत सारे लाभ है। भोजन को क्या किया जाता है, मतलब आकर्षित बनाया जा सकता है भोजन के प्रति लोगों का मन, जैसे अचार हो गया, चटनी हो गया, जैम हो गया, इन सभी चीज़ों का उपयोग करके आपातकालीन स्थिति में उपयोग करने के लिए, अगर कहीं युद्ध वगैरह हो गया हो, कहीं जलवायु के कारण जैसे बाढ़ आ गया हो इत्यादि कुछ तरह की समस्या, प्राकृतिक आपदाएं आ गई हो, इस समय हो सकता है। कहीं आप प्रवास यात्रा पे जा रहे हो तो उस समय उसका उपयोग कर सकते हो। कल मैंने 13 पॉइंट इसके बताए थे कि करके, ठीक है, मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे। उसके बाद जो है आपने ये पढ़ा था कि फूड प्रिजर्वेशन 4 तरीके से किया जाता है, ठीक है। उसमें आपने 1 नंबर पे क्या पढ़ा था, अरोगाणुकता विधि, जिसे एनारोबिक कंडीशन कहते हैं। नंबर 2 पे, पहले इसको बताने से पहले मैं सिद्धांत बता देती हूँ कि फूड प्रिजर्वेशन के 6 सिद्धांत आपने पढ़े थे। 6 सिद्धांतों में पहला आपने पढ़ा था जीवाणुओं को नष्ट करके, जीवाणुओं को क्रियाशीलता को रोक के, जीवाणुओं को क्या कर सकते हैं, जीवाणुओं को चीज़ों से दूर करके, मतलब उनसे चीज़ों को बचा के, उनकी पहुंच से दूर करके, परिरक्षण का मतलब पाश्चराइजेशन द्वारा परिरक्षण करके, क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन जैसे कह सकते हैं ताप के द्वारा। तो उसमें आप ये कह सकते हैं जैसे उबाल कर और ब्लाचिंग करके, निष्क्रिय करके, एंजाइम को निष्क्रिय करके, और भौतिक और यांत्रिक कारण, इतने 6 सिद्धांत होते हैं। उसके बाद आपने देखा कि किस किस का प्रयोग करके जो है भोजन को सुरक्षित रखा था। तो उसमें आपने 4 प्रकार पढ़े थे, जिसमें से पहला आपने देखा था, जिसमें पहला आपने क्या देखा था, तो पहला आपने देखा था कि अरोगाणुकता की विधि। दूसरा आपने देखा था जिसको बोलते हैं वायु विलेपन, एनारोबिक कंडीशन। दूसरे नंबर पे क्या था, भौतिक विधि थी, जिसमें भौतिक विज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा था। तीसरा क्या था, तो रासायनिक विधि थी। चौथा क्या था, तो आप बताएंगे चौथा क्या था। तो चौथा था, देख लेते हैं, 1 मिनट, माइंड में नहीं है अभी। यार चौथा था विकिरण या खमीरीकरण की विधि, किण्वन या खमीरीकरण की विधियां, चौथा ये था, ठीक है। तो चलिए यही चीज़ें आगे स्टार्ट करनी है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ तक चीज़ें मैंने आपको बताई। 4 तरीके से देखिए पहले क्या किया जा रहा है, भोजन को परिरक्षित करने की विधियां हैं, देख रहे हैं आप 4 तरीके से। एक अरोगाणुकता विधि, दूसरा भौतिक विधि, तीसरा रासायनिक विधि, और चौथा क्या है, खमीरीकरण की विधि, जिसे फर्मेंटेशन मेथड कहते हैं। अरोगाणुकता की विधि में क्या होता है, तो वायु को पूरी तरह से लोप कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। एनारोबिक कंडीशन या असेप्सिस मेथड कहते हैं वायु विलेपन, जिसमें क्या किया जाता है कि वायु को पूरी तरह से रोक दिया जाता है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उनके टेम्परेचर, उनको जब वो मौसम ताप मिलता है तो क्या करते हैं, जीवाणु उसमें क्या करते हैं, पनपने लगते हैं, अपना विकास करने लगते हैं। इसलिए क्या करें, वायु को पूरी तरह से रोक लो, जिसके माध्यम से उनको ऑक्सीजन की मात्रा न मिल पाए, ऑक्सीजन न मिल पाए। भौतिक विधि या फिजिकल मेथड में क्या होता है, तो फिजिकल में बहुत सारे मेथड हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। और फिजिकल मेथड का मतलब फिजिक्स, जो फिजिक है ना, मतलब भौतिक विज्ञान का प्रयोग करके जिन बहुत विधियों का प्रयोग किया गया, वही फिजिकल मेथड के अंतर्गत। रासायनिक का मतलब केमिकल का प्रयोग करके, किण्वन या खमीरीकरण आपको पता है, फर्मेंटेशन जैसे करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हवा की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 1 है अरोगाणुकता की विधियां। भोज्य पदार्थों के खराब होने पर सड़ने का मुख्य कारण इनमें सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रवेश होना है। वे भोजन में प्रवेश करके उसे दूषित, संक्रमित, विषैला एवं जहरीला बना देते हैं, जिसके कारण भोजन कुछ ही दिनों में सड़कर गलकर व्यर्थ हो जाता है। मैं कल ये बताई थी, ठीक है। प्रतिवर्ष 20 से 25 से 30% जो होता है चूहे, कीट वगैरह द्वारा खराब होता है। तो अरोगाणुकता की विधि का भोज्य पदार्थों में क्या फायदा, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसके देख लीजिए, पकी हुई सब्जियां, अन्य पदार्थ, दूध, दही, चावल, रोटी आदि को भी ढककर रखा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जीव एवं कीड़े मकोड़ों के प्रवेश को रोकना है। आप जानते हैं, हल्दी, मिर्च, मसाले, पापड़, आटा, दलिया, अन्य चीज़ों, कहते हैं ना चीज़ों को कि यार हवा लग जाएगा,
चीज़ों को कस के सील कर दो, ढक्कन कस के बंद कर दो, हवा लग जाएगा। तो हवा लग गया तो क्या हो गया, हवा लग जाएगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो वहाँ पे क्या होंगे, कीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, पनपना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। वायु का विलोपन एनारोबिक कंडीशन, हम आपको कल बहुत बढ़िया से बताए थे कि क्या किया जाता है वहाँ पे, ऐसा करते जहाँ पे ऑक्सीजन ही न मिल पाए, मतलब उसको जैम जेली जो ये डिब्बा बंदी वाला जो चीज़ें सिस्टम होते, वायु का विलोपन किया जाता है और मोम की परत चढ़ाई जाती है। अब आपको आज रियल में बताए तो देखना है, भौतिक विधियाँ आप देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें क्या, पहला प्रशीतन विधि जिसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर मेथड, दूसरा है हिमीकरण विधि जिसे कहते हैं फ्रीजिंग मेथड, तीसरा है गैस संग्रहार गैस स्टोरेज, चौथा है शुष्क हिमीकरण विधि ड्राई फ्रीजिंग मेथड, पांचवा है निर्जलीकरण विधि जिसे कहते हैं डिहाइड्रेशन मेथड, फिर 6 नंबर पे उच्च ताप का प्रयोग करके, 7वें नंबर पे नमी निष्कासित करते, मतलब मॉइस्चर रिमूव मेथड, उसके अंदर से नमी और आर्द्रता हटा के, और आर्द्रता अगर है ना किसी चीज़ में तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीवों का या फफूंदी या मोल्ड या कह सकते हैं ईस्ट, किसी न किसी का क्या होता है वो पनप जाते हैं। अगर चीज़ों में क्या हो हल्का सा भी मॉइस्चर, कहते हैं दहिया लग गया है। विसंक्रमण विधि स्टरलाइज करके, मतलब उबाल करके, डिब्बा बंदी, बोतल बंदी, कैनिंग एंड बॉटलिंग की प्रोसेस की थी, इसको भी उबाला जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे। विकिरण विधि मतलब इरिडेशन विधि, विकिरण के द्वारा जैसे अल्ट्रावायलेट रेज गुजार के गामा कीड़ों के द्वारा किया जाता है, तो वो सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। अभी हम देखते हैं प्रशीतन विधि जिसे रेफ्रिजरेटर में कहते हैं, ये किसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं, तो आप बताएंगे भौतिक विधियाँ हैं ये सब। तो प्रशीतन विधि रेफ्रिजरेटर मेथड देख लीजिए, आर्द्रता एवं उष्णता दोनों ही भोजन को सड़ाने का कारण होती। आर्द्रता मतलब वही नमी, जिसे मॉइस्चर कर रहा है ना, मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं ना, चेहरा चिपचिप रहता है, वही चीज़, वही मॉइस्चर जो आर्द्रता बनी रहती है, वो आर्द्रता और उष्णता मतलब गर्मी, दोनों ही भोजन को सड़ाने का कार्य करती, क्योंकि सूक्ष्म जीव उचित तापक्रम एवं नमी पाकर ही तेजी से वृद्धि एवं विकास करते हैं। ठीक है, जिसके कारण भोजन सड़ गल कर व्यर्थ हो जाता है। यदि भोजन में उचित उपस्थित आर्द्रता नमी मॉइस्चर को हटा दिया जाए तो वह दीर्घकाल तक संरक्षित रह सकता है, परंतु कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें आर्द्रता बनाए रखना नितांत आवश्यक होता है, जैसे दूध, दही, फल, अंडा, सब्जी। क्या आप अगर इनके अंदर से मॉइस्चर हटा देंगे तो ये खोआ बन जाएगा। ठीक है, दही के अंदर से मॉइस्चर हटाएंगे तो पाउडर टाइप का हो जाएगा, फल अगर उसके अंदर से मॉइस्चर हटा देंगे तो सूख जाएगा, अंडा है मॉइस्चर तो पूरा 88% उसमें क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, तो आप इसमें से क्या हटाएंगे, सब्जी को सुखा देंगे तो खाने लायक रहेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, जल का अच्छा स्रोत होते हैं, मिनरल्स के अच्छे स्रोत होते हैं, सेलुलोज के, रफेज के अच्छे स्रोत होते हैं ये सब्जियां फल वगैरह, तो इनके अंदर से क्या आप पानी हटा देंगे तो फिर आप इसका यूज किस चीज के लिए करेंगे। ठीक है, अतः इन खाद्य पदार्थों को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां इन्हें गर्मी उष्णता प्राप्त नहीं हो सके, इसलिए ठंडे स्थानों पर रेफ्रिजरेटर या बर्फ में रखा जाता है। पहले की बात है, सब लोगों के पास ये रेफ्रिजरेटर, अब तो हर घर में फ्रीज आ गई, आम भाषा में फ्रीज बोलते हैं, जब पहले नहीं थी तो लोग क्या करते थे, इन चीज़ों को हल्का कपड़ा भिगो करके और उसको निचोड़ करके उसमें ढक करके गर्मी के मौसम में रहते थे, क्योंकि क्या वो चीज़ ठंडा रहेगा। आटा है, आटे को गूंद करके एक पानी ठंडा करके बर्तन में रख के, उसके बाद उस आटे के बर्तन को उसमें मतलब पानी में मिला के नहीं, पानी के ऊपर दूसरा बर्तन उसमें रख करके रखते थे लोग। ऐसे मिट्टी को देखिए, अगर जिसका मिट्टी घर था तो मिट्टी को खन देते थे, मतलब कुछ दूर खुदाई करके मिट्टी को हटा के उसको चिकन करके और चिकना कर देते थे, लीप पोत के उसमें चीज़ों को रखते थे, क्योंकि मिट्टी की भी एक अपनी ठंडक होती है। ठीक है, जैसे इसमें प्याज वगैरह को रखने के लिए ठंडा कमरा खोलते थे, मिट्टी के घर होते थे। और आज मैं बता दी रही रियल है, ये मिट्टी के घर जो होते हैं ना, वो पक्के घर से, ये जो हम लोग के जैसे घर है, इससे आज भी बहुत ठंडे रहते हैं। अगर उसमें आप एक टेबल फैन चला के सोइए तो जितना आप एसी चला के रूम को ठंडा किए रहते हैं ना, अगर आपने उसकी खूब बढ़िया से लिपाई वगैरह कर दी और टेबल फैन चला दिया तो रूम इतना ठंडा रहता है कि आज भी मैं गाँव में देख के आई हूँ कि जो ये लहसुन प्याज वगैरह, मतलब हमारे ससुराल में हमारा पुराना एक घर है, तो उसमें मतलब जो पहले उन लोग का घर रहा होगा तो उसमें वो लोग स्टोर करते हैं। अभी भी मैं इस बार गई थी, देख के आई थी, लहसुन प्याज वगैरह उस पुराने वाले घर में गए थे, और जब मैं बाहर से उस रूम में उस घर में इंटर की ना, तो तुरंत ऐसा फील होता है कि ये ठंडा है। कहते हैं ना मिट्टी का घर ठंडा रहता है, तो पहले इन सब चीज़ों का प्रयोग करके ऐसे चीज़ों को ठंडा रखा था। अब तो आम भाषा में कह सकते हैं ऐसे रेफ्रिजरेटर, और ऐसे कह सकते तो फ्रीज सबके घरों में आम हो गया है। ठीक है, तो घरों में फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, मांस मछली, अंडा, दूध, पनीर, दही आदि भोज्य पदार्थों को कुछ समय तक संग्रहित करने हेतु घरेलू रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता था। व्यापारिक, देखिए एक घरेलू रेफ्रिजरेटर जो आपके घरों में होती है, ठीक है, व्यापारिक स्तर पर कोल्ड स्टोर, चिल स्टोर, सेलार स्टोर, इन सब चीज़ों का व्यापारिक स्तर पर उपयोग है। जैसे आपके यहाँ बहुत सारे आलू हो गए, तो क्या उस टाइम आप जितना आलू हो गया, जितना कह सकते हैं जितना लहसन हो गया, जितना प्याज हो गया, क्या आप सारे खत्म कर देंगे, सारी की खपत कर लेंगे अपने घर में? तो आप नहीं खपत कर पाएंगे। तो जब उस टाइम जो
एक्स्ट्रा होता है आप कोल्ड स्टोर वगैरह में ले जाके रख देते हो और उसका पैसा माह में या साल में उसमें जमा करना पड़ता है। तो वो आपने अपनी चीज़ों को सुरक्षित वहाँ रखा, और जो कोल्ड स्टोर जिसका है उसका वो व्यापार हो गया, उससे उसको धन आय की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए जो कोल्ड स्टोरेज, चिल स्टोरेज, सेलार स्टोरेज होते हैं, इनका प्रयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। प्रशीतन विधि में तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो फ्रीज मेथड, जो रेफ्रिजरेटर मेथड की बात हो रही है, उसमें कितना टेम्परेचर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठंडे तापक्रम पर मांस, फल, दूध जल्दी खराब नहीं होते क्योंकि इनको सड़ाने वाले एंजाइम तथा सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, जो इनके पोर्स होते हैं ना, इनमें पोर्स होते हैं हल्के, वो क्या होते हैं, वही चीज़ों को ख़राब करते हैं, तो उनको एक्टिव ही नहीं हो पाते ठंडी में। जैसे देखिए आप फ्रीज में, जैसे कोई फर्मेंट, कोई चीज़ को, खमीर किसी चीज़ में आपको पैदा करना है, तो आपने मान लीजिए आपको डोसा बनाना है, तो आपने चावल और दाल का मिक्स करके रख दिया, फ्रीज में आप रख दें तो आपका फर्मेंट नहीं होगा। ठंडी में अगर बाहर भी रख दें तो चीज़ें जल्दी फर्मेंट नहीं होती, लेकिन अगर गर्मी में शाम की चीज़ें रख दें और सुबह तक देखें कि क्या फर्मेंट हो गया है। फर्मेंट का मतलब क्या, उसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और खट्टापन, अम्लीय पदार्थ उसमें क्या हो, उसमें बन जाए, ठीक है, और CO2 बनती है और CO2 उड़ जाती है, तो ये उसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो वो चीज़ें क्या होती है, गर्मियों में अच्छा होती है, इसीलिए कहते हैं उष्णता और आर्द्रता इनको चाहिए होता है उसमें फर्मेंटेशन होने के लिए। तो वही चीज़ है कि जब आप फ्रीज में किसी चीज़ को रहते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव और एंजाइम्स वगैरह एक्टिव नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो आपकी चीज़ों को खराब भी नहीं करते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता के लिए उचित तापक्रम का होना अत्यावश्यक है, परंतु प्रशीतन में इन्हें उचित तापक्रम नहीं मिल पाता। इस कारण या तो ये मर जाते हैं अथवा निष्क्रिय हो जाते हैं, परंतु कई जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो इस तापमान पर जीवते हैं, जैसे स्टेफिलोकोक्काई। अतः प्रशीतन विधि द्वारा भोज्य पदार्थों की उष्णता को कम करने के लिए इन्हें अपेक्षित समय तक परिरक्षित करके रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमीकरण, भौतिक विधियां आप पढ़ रहे हैं। अब दूसरा नंबर, अभी तक आपने क्या पढ़ा, तो आप बताएंगे। अभी तक हमने रेफ्रिजरेटर मेथड पढ़ा, इसमें क्या होता है, जिसे प्रशीतन विधि कहते हैं। तो ये जो भोजन होते हैं उनको आर्द्रता और उष्णता सड़ाती हैं। इस चीज़ों से, इन भोज्य पदार्थों को दूर रख के हम उनके अंदर किसी प्रकार के सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंजाइम सक्रिय नहीं होने देते, जिससे भोजन खराब नहीं होता। प्रशीतन का टेम्परेचर, जो फ्रीज का टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। इतनी चीज़ें बस आपने जानी है अभी तक। किस विधि में, प्रशीतन विधि में, रेफ्रिजरेटर मेथड में। दूसरा है हिमीकरण विधि। दूसरा क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हिमीकरण विधि है, फ्रीजिंग मेथड। इस विधि में भोज्य पदार्थों के तापक्रम को बहुत कम, तापक्रम को बहुत ही कम 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। हिमीकरण जो फ्रीजिंग मेथड होता है, इसमें टेम्परेचर कितना होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है टेम्परेचर, हिमीकरण विधि में, फ्रीजिंग मेथड में। इस तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती। इस तापक्रम पर क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती तथा भोजन सड़ने एवं खराब होने से बच जाता है। अतः ये सुविधा की दृष्टि से हिमीकरण विधि को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में, तो 3 वर्गों में विभाजित किया। किसे, फ्रीजिंग मेथड को। एक गहरी, जिसे डीप कहते हैं, ठीक है, गहरी विधि हो गई। दूसरा क्या हो गया, चिल स्टोर हो गया, एक गहरी हो गई, एक मंद होती है। देखिए, एक गहरी हिमीभूत विधि, दूसरी क्या है, यहाँ पे दिया हुआ, एक तीव्र गहरी हिमीभूत विधि, दूसरी मंद गहरी हिमीभूत विधि। तो आप यहाँ पे देखो डीप फ्रीजिंग मेथड, दूसरा है चिल स्टोरेज। नेक्स्ट क्या है, तो आप देखेंगे गैस, चिल स्टोरेज और सामान्य या सेलार स्टोरेज। देखिए 3 है, ठीक है। एक कोल्ड स्टोरेज। नंबर देखो, एक क्या आपने देखा, एक आपने देखा यहाँ पे गहरी डीप फ्रीजिंग मेथड देखा आपने, ठीक है। क्या हिमीकरण में डीप फ्रीजिंग मेथड, उसमें ही एक तीव्र और एक मंद है। फिर आपने क्या देखा, चिल स्टोरेज देखा, कोल्ड स्टोरेज देखा, एंड क्या देखा, तो आप बोलेंगे सामान्य या सेलार स्टोर देखा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे थे। हिमीकरण, गहरी हिमीभूत विधि, डीप फ्रीजिंग मेथड। इस विधि में भोज्य पदार्थ को -80 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाता है। इस विधि में, किस विधि में, डीप फ्रीजिंग मेथड में। आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं डीप फ्रीजिंग मेथड। फ्रीजिंग मेथड को 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में। एक को बोला गया गहरी हिमीभूत विधि, ठीक है। दूसरे, इसमें वैसे दिया हुआ है 4, चिल स्टोरेज, गहरी हिमीभूत, डीप फ्रीजिंग, चिल स्टोरेज, उसके बाद
कोल्ड स्टोरेज एंड उसके बाद सेलार स्टोरेज। 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लेकिन लिखा गया है। गहरी हिमीभूत विधि डीप फ्रीजिंग मेथड, इस विधि में भोज्य पदार्थों को -80 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाता है। कितने पे? -80 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाता है। मछली, मांस, दूध, आइसक्रीम, दही, सूप आदि को इसी विधि से संरक्षित करके लंबे समय तक रखा जाता है। मछली को, मांस को, दूध को, आइसक्रीम को, दही को और सूप को आदि को इसी विधि से रखा जाता है संरक्षित करके। किस विधि से? गहरी हिमीभूत विधि, जिसे डीप फ्रीजिंग मेथड कहते हैं। मछलियों एवं हरी पत्तेदार सब्जियों को संग्रहित करने हेतु इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। गहरी हिमीभूत की क्रिया 2 तरीके से होती है, एक तीव्र होती है और एक क्या होती है? मंद होती है। गहरी हिमीभूत की क्रिया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी व तीव्रता से की जानी चाहिए, ताकि भोजन के भीतर जो बर्फ के कण, आइस क्रिस्टल बने वे छोटे रहें। ठीक है, गहरी कहा गया है कि गहरी हिमीभूत मतलब डीप फ्रीजिंग की क्रिया है, वो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी किया जा सके। ऐसा नहीं कि आपने कोई सब्जी, कोई फल लाया, 4 दिन रख दिया, उसके बाद इसमें डालना, नहीं, तुरंत। तो क्या होगा, जो उसके अंदर जो पानी है वो क्या होगा? आइस क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, मतलब आइस क्रिस्टल क्या होता है? छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में उसमें जम जाएगा उसके अंदर के पानी। हिमकणों के छोटे रहने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि भोजन के मूल स्वरूप का नाश नहीं होता। जो क्रिस्टल बनते हैं अगर वो छोटे रहेंगे तो जो आपका, जैसे आपने एप्पल रखा, एप्पल ताज़ा उसको रख लिया, और किसकी बात हो रही है? हिमीकण फ्रीजिंग मेथड की बात हो रही है, वो भी डीप फ्रीजिंग मेथड की हम बात करें। अगर आपने एप्पल लाया और एप्पल को इसमें रखना है, तो अगर आप इसको तुरंत रख देंगे तो उसको छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे। लेकिन अगर आप उसको बाद में रखेंगे तो बाद में रखने का मतलब उसके अंदर से वायु निष्कासित हो रही है और वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, तो उसके अंदर जो क्रिस्टल बनेंगे वो बड़े क्रिस्टल बनेंगे, तो उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। छोटे क्रिस्टल बनने से क्या होता है? उनका स्वरूप नाश नहीं होता है। ठीक है, साथ ही तीव्र हिमीकरण से सूक्ष्म जीव क्रिया भी नहीं कर पाते तथा उनका नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, भोजन में निहित एंजाइम भी निष्क्रिय हो जाते हैं। फल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडा आदि को संरक्षित करते हुए ये विधि सबसे अच्छी है। कौन सी विधि? तो आप बोलेंगे गहरी हिमीकरण की विधि जो होती है डीप फ्रीजिंग मेथड में फल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडा आदि को संरक्षित करने के लिए सबसे अच्छी विधि है। नेक्स्ट है मंद हिमीभूत की विधि, स्लो फ्रीजिंग जिसे कहते हैं, के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ में जो बर्फ के क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल बनते हैं वे बड़े होते हैं। मंद में बड़े क्रिस्टल बनते हैं और डीप में छोटे क्रिस्टल बनते हैं तथा भोजन की कोशिकाओं, सेल को फाड़ देते हैं, जिसके कारण उनका मूल स्वरूप, आकार एवं आकृति में परिवर्तन आ जाता है। साथ ही मंद गति से हिमीकरण होने के कारण बैक्टीरिया एवं एंजाइम भी क्रिया करते हैं, जिससे भोजन के स्वाद, रंग एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। कई सूक्ष्म जीव भी पनप जाते हैं। अतः मंद हिमीभूत की क्रिया से अन्य कई हानियां होती हैं, जैसे दूध एवं क्रीम में निर्मित सूप फट जाते हैं। दूध से और क्रीम से जो निर्मित सूप है वो क्या होंगे? फट जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूध पे जो एंजाइमेटिक क्रिया है बहुत जल्दी, इस पे क्या होते हैं? कीटाणु, जो जीवाणु होते हैं, इस पे बहुत जल्दी बैक्टीरिया क्या करती है? इसे बहुत जल्दी खराब होने का इसमें चांस रहता है दूध को। ठीक है, दूध से ही बनता है क्रीम। हरी पत्तेदार सब्जियों का मूल स्वरूप बदल जाता है, जिसके कारण वे बेजान, भद्दे, आकर्षणहीन, मुरझाई हुई दिखती हैं। भोजन में निहित एंजाइम के ऑक्सीकरण क्रिया के कारण फलों एवं सब्जियों का रंग बादामी हो जाता है। ठीक है, एंजाइमेटिक क्रिया से ही रंग बादामी होता है, आपको पता है। काट के रख देंगे और ऑक्सीजन जैसे लगते हैं उस पर, वो क्या होता है? बादामी भूरा रंग हो जाता है। ठंडी क्रीम में भौतिक परिवर्तन आ जाता है। यह क्रीम को गर्म सूप अथवा अन्य भोज्य पदार्थ पर डाला जाता है तो सूप के ऊपर वसा के छोटे छोटे कण तैरने लगते हैं। भौतिक परिवर्तन समझ रहे हैं? जैसे जो वसा के कण, मतलब वो जो क्रीम है ना, क्रीमी फॉर्म में नहीं रहेगा, उसमें क्या हुआ? हल्के हल्के जैसे घी के कण आ जाएंगे, वही देर उसके भौतिक अपने फॉर्म में वो आ जाता है। ठीक है, वे देखने में भद्दे, अनाकर्षक एवं बेजान लगते हैं, अतः खाने वाले की इच्छा मर जाती है। नेक्स्ट है चिल स्टोरेज। आपने अभी तक क्या देखा? आपने अभी तक डीप फ्रीजिंग मेथड देखा, उसमें भी आपने देखा एक तीव्र और एक मंद। तीव्र में क्या है? तीव्र रखने से ये फायदा होता है कि आप तुरंत कोई चीज़ लाते हो और तुरंत इसमें अगर रख देते हो तो जो इसके अंदर जो है, जो इसके क्रिस्टल होते हैं वो छोटे बने रहते हैं और उसका मूल स्वरूप नहीं खराब होता, वे बिल्कुल ताजे से दिखते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे मांस हो गया, सब्जी, अंडा आदि को संरक्षित करके रखा जाता है। और मंद हिमीभूत विधि का क्या प्रॉब्लम है कि अगर इसमें आप चीज़ों को रखते हैं तो क्या होता है? वो चीज़ों के क्या होते हैं? मूल रूप खराब हो जाते हैं। बड़े आइस उसमें बनते हैं, जो क्रिस्टल बनते हैं, उससे क्या होता है? फट करके अलग अलग होकर खराब होते हैं, उसमें बैक्टीरिया वगैरह को पनपने के क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। ठीक है, अब आपको देखना चिल स्टोरेज। इस विधि से भोजन संरक्षण हेतु तापक्रम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। कितना? तो आप बताएंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है चिल स्टोरेज में। ठीक है,
विभिन्न भोज्य पदार्थों को निम्नलिखित ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। चीज़ व पनीर को 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सर्वाधिक सुरक्षित रखते हैं। नंबर 2, अंडा, दूध, दही, अन्य भोज्य पदार्थों को जिन्हें अल्प समय तक रखना होता है। देख लीजिए, अंडा भी कम समय तक सुरक्षित रह सकता है, जल्दी खराब हो जाता है। दूध भी और दही भी, जिनको कम समय के लिए रखना होता है चिल्ड स्टोरेज में, उसके लिए 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर रखा जाता है। चीज़ व पनीर को कितने डिग्री पे? आप बोलेंगे 45 पे। अंडा, दूध, दही को कितने पे? 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। और चिल्ड स्टोरेज का जो टेम्परेचर कितना रखते हैं? तो 32 फ़ारेनहाइट से 45 फ़ारेनहाइट रखते हैं। ताजे फल एवं सब्जियों को भी 35 फ़ारेनहाइट पर संरक्षित किया जाता है। चीज़ व पनीर को 45 फ़ारेनहाइट पे मतलब संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज देख लीजिए, इसका तापमान 0 डिग्री से कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसका? कोल्ड स्टोर का 0 डिग्री से लेके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है कोल्ड स्टोर का टेम्परेचर। व्यापारिक स्तर, चिल हो गया, ये डीप फ्रीजिंग, ये कोल्ड, ये सब क्या है? व्यापारिक स्तर पर इनका प्रयोग किया था। घरेलू स्तर पर रेफ्रिजरेटर का प्रयोग आप करते हैं, जिसमें 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। व्यापारिक स्तर पर खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु इसका उपयोग किया जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडा, मक्खन, सब्जियां आदि को भी लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखा जा सकता है। विभिन्न वस्तुओं के संग्रह हेतु तापक्रम निम्नानुसार किया जाता है। जैसे देखिए, कोल्ड स्टोरेज में मक्खन 25 से 30 फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। कितने? क्योंकि इसका टेम्परेचर देखिए कम है, 0 से लेकर के 32 फ़ारेनहाइट है, तो इसलिए इसे मक्खन 25 से 30 फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है और 1 माह तक पूर्ण रूप से सुरक्षित भी रखा जा सकता है। मांस तथा मछली 15 डिग्री से 18 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। इस तापमान पर मांस मछली कई सप्ताह तक सुरक्षित रखा जाता है। किसमें? कोल्ड स्टोर में। ठीक है, परंतु परिरक्षण की यह विधि काफ़ी खर्चीली एवं व्यवसाय है, मतलब महंगी है। जब आप कोई चीज़ें वहाँ रखने जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इसका उपयोग बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों, जहाजों, डेयरी फार्मों, मतलब जब हमारे देश से कोई चीज़, जैसे मछलियाँ, हमारे यहाँ समुद्र तटीय मछलियाँ निकलती, तो क्या सारी मछलियाँ भारत में ही खत्म हो जाती है? नहीं, वो विदेशों में भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो जब इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, दूध में हम भारत प्रथम स्थान पे है, तो ज़रूर चीज़ वगैरह ट्रांसपोर्ट होता ही होगा। तो जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट वाली सिस्टम होता है, उनका क्या होता है? उनके लिए सभी उपयोग किया जाता है, जैसे जहाज़ों में, डेयरी फार्मों में, महानगरों आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। आजकल नगरों एवं छोटे छोटे शहरों में भी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है, जहाँ महीनों तक फलों, सब्जियों, मक्खन, दूध, मांस, मछली, अंडा को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, सामान्य या सेलार स्टोरेज, जिसे सेलार स्टोरेज कहते हैं, इसमें तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। कितना? 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होता है सेलार स्टोरेज का। इस तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति धीमी हो जाती है, साथ ही भोजन में उपस्थित एंजाइम की क्रिया की गति भी मंद हो जाती है। सामान्य स्टोर कह सकते हैं या सेलार स्टोर कह सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। गांव में प्याज, आलू, शकरकंदी, अरबी आदि को संग्रहित करने हेतु हम देखिए जो कोल्ड स्टोर कहते हैं कि हमारी कोई चीज़ें कोल्ड स्टोर में रखें, आलू वगैरह जब बुआई का टाइम होता है तो लेके आते हैं ना, तो हम सेलार स्टोर का ही यूज़ करते हैं। देखिए, सामान्य या सेलार स्टोरेज का हम उपयोग करते हैं। गाँव में प्याज, आलू, शकरकंदी, अरबी आग को संग्रहित करने हेतु मुख्यतः इसी विधि का उपयोग किया जाता है। भोजन को ठंडे स्थानों पर, अंडरग्राउंड कमरों में, जो मैं आपको बताई ना, अंडरग्राउंड कमरे या कच्ची मिट्टी के घर में, ऐसे या तो जमीन खोद करके थोड़ा कुछ पोर्शन बना करके जिसमें ज़्यादा अगर रखना है तो रखे जाते हैं, परंतु इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण सीमित समय के लिए किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैस संग्रहार। आप पढ़ क्या रहे, तो आप भौतिक विधियों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तीसरा नंबर है गैस संग्रहार, गैस स्टोरेज। भोज्य पदार्थों को दीर्घकाल तक संग्रहित करने की यह भी एक काफ़ी लोकप्रिय एवं प्रचलित विधि है। इस विधि में गैस का उपयोग करके भोजन को सड़ने से बचाया जाता है। गैस लिखा है तो गैस का ही उपयोग होगा। इसमें तापमान कम कर दिया जाता है। तत्पश्चात भोज्य पदार्थ की प्रकृति के अनुसार CO2 गैस भिन्न भिन्न प्रतिशत के अंश में प्रवाहित की जाती है। CO2 की अधिकता, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की जाती है। अगर ऑक्सीजन की अधिकता होगी तो वहाँ पे क्या होगा? चीज़ें पनपना शुरू हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उनका जीवन मतलब वो तैयार होने लगेंगे। और एक बात बता रही, विषाणु जो होते हैं ना, वायरस जिसे कहते हैं, वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वो प्रकृति में निर्जीव अवस्था में रहता है, जब वो हमारी बॉडी में जाता है ना, तो वो क्या होता है? वो सजीव हो जाता है। इसीलिए जो कहते हैं विषाणु या वायरस होते हैं, उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, लिंक कहा जाता है। तो देखिए लिखा CO2 गैस भिन्न भिन्न मतलब आवश्यकता के आधार पर, जैसे जिस चीज़ को जितनी आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ में CO2 गैस प्रवाहित करते जाते हैं। गैस संग्रहार जो गैस स्टोरेज होता है का सिद्धांत भी कोल्ड स्टोर की तरह ही अर्थात इसका तापमान कम होता है। ठीक है,
फल एवं सब्जियां निरंतर जल एवं CO2 निष्कासित करती रहती हैं। जल एवं CO2 के बाहर निकलने से उनके भीतर CO2 की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण भोज्य पदार्थ सड़ जाते हैं। अतः इन भोज्य पदार्थों में CO2 की मात्रा प्रवाहित कराकर इनकी सांद्रता बढ़ाई जाती है। मतलब उस जो फ्रूट्स है वो जो मतलब कहने का मतलब वो जो फ्रूट्स है उसके अंदर से या फल है जो भी है, फल सब्जियां, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, तो ये जो निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिर धीरे धीरे जब इनमें कम होंगे तो यही होता है कि ये पकता है एक टाइम के बाद, फिर एक टाइम के बाद सड़ने लगता है। ठीक है, तो उसमें बार बार क्या होता है, CO2 भेजते रहेंगे जितनी उसको ज़रूरत होगी। मतलब जो इसमें करते होंगे वो स्पेशलिस्ट होते होंगे, उनको चीज़ें ये सब पता होंगी। तो उससे क्या होता है कि प्रवाहित कराने से उनकी सांद्रता बनी रहती है, जिसके कारण वो कच्चे पके फलों एवं सब्जियों की चयापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म रुक जाती है। मतलब उनका टूटना, नया बनना, उनमें क्रिया रुक जाती है। फल एवं सब्जियां सड़ने से बच जाते हैं। इस विधि से फल, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां, आलू, प्याज, अंडा आदि को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रहित करके रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुष्क हिमीकरण विधि। यहाँ से आपको समझ, शुष्क का मतलब ड्राई, हिमी का मतलब फ्रीजिंग, मेथड का मतलब मेथड। इसे डिहाइड्रो फ्रीजिंग मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रो फ्रीजिंग मेथड भी कहते हैं। वास्तव में यह विधि अंशतः निर्जलीकरण तथा शीतकरण पर आधारित है। मतलब अंशतः मतलब इसके अंदर से क्या होता है, जल को हटा देना और शीत ठंडे में रखने पर आधारित है। इस किस विधि द्वारा? शुष्क हिमीकरण विधि द्वारा। इस विधि द्वारा जिन फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करके रखना होता है उन्हें सर्वप्रथम गर्म करके उसमें उपस्थित नमी को कम आधी मात्रा में सुरक्षित किया जाता है। मतलब पहले जितनी चीज़ें, जैसे दूध है उसको गर्म करते हैं, उसको आधा करते हैं, मतलब उसके अंदर से जल की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया था, फिर इसमें सुरक्षित करके रखा दिया था। मतलब कहने का देखो, कम से कम आधी मात्रा को सुखा देते, तत्पश्चात इसका हिमीकरण फ्रीजिंग किया जाता है। भोजन पकाते समय पुनः पानी डालकर इसकी मात्रा संतुलित की जाती है। जब आपको ज़रूरत है तब आप इसमें डाल करके उपयोग, जब कोई चीज़ सांद्र हो जाता है, जल की मात्रा कम हो गई, तो उसमें क्या होता है, उसमें जीवाणु कम पनपते हैं। और प्लस उसमें क्या किया जा रहा है, उसको फ्रीज, ठंडा का, शीत का भी, मतलब ये किस पर आधारित है, तो पहली बात निर्जलीकरण, ये विधि है ना कुछ, तो ये विधियों किस सिद्धांत पर आधारित है? एक तो निर्जलीकरण करो, मतलब डिहाइड्रेशन, मतलब उसके अंदर से जल को निकालो और फिर ठंडे में रखो। तो मतलब कोई भी चीज़ है उसको क्या करना, उसके अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा पानी को निकाल देना, उसके बाद उसको सुरक्षित करके ठंडे में रख देना। यही होती शुष्क हिमीकरण विधि। निर्जलीकरण विधि मतलब पूरी तरीके से उसके अंदर से जल को निष्कासित कर देना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु एवं जिस सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हेतु आर्द्रता का होना आवश्यक है, मतलब नमी जरूरी है। यदि भोजन में से आर्द्रता को निकाल दिया जाए तो जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव नहीं पनप सकेंगे तथा भोजन सड़ने एवं खराब होने से बच जाएगा। इस प्रकार उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित पानी, वाटर की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहलाती है। भोजन में उपस्थित नमी ही उसे सड़ाती है, इसलिए भोजन से नमी को निष्कासित करना आवश्यक होता है। इस विधि द्वारा कच्ची फलियां, कच्चा आम, आंवला, अंजीर, अंगूर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछलियां, आलू के चिप्स, पापड़, मंगोड़ी, बड़ी आदि को सुरक्षित किया जाता है। कच्ची फलियों को, कच्चा आम को, जैसे आप मटर फली लेके आते हैं, इस टाइम हरा है, आप खा रहे हैं, लेकिन उसको सुखा के उसके अंदर से पानी हटा देंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी पानी में भिगोएंगे, सोख करेंगे, फिर वो ताज़ा सा लग जाएगा। ऐसा इस तरह करते। कच्चे आम हो गया, आप अचार बना लेते हैं, आंवले का अचार बना लिया, आलू का चिप्स, पापड़, मंगोड़ी इत्यादि। प्रकृति भी अनेकानेक भोज्य पदार्थों का संरक्षण इस विधि से करती है। सूखे मेवे, अनाज, दालें, मसाले आदि। मतलब जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स, और जैसे ड्राई फ्रूट्स जो आप खाते हैं ना, कहते हैं ना ड्राई फ्रूट, सूखा फल कहते हैं ना, उसको आप रखे रहिए, बादाम वगैरह को आप रख दीजिए, क्या वो खराब होगा? नहीं। तो ये प्रकृति द्वारा है, उसको क्या किया जा रहा है, इसका निर्जलीकरण वाला उपयोग किया जा रहा है। जैसे नट्स हो गए, ये जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, अखरोट हो गया, ये सब देखिए सूख जाता है तभी इसको तोड़ते हैं ना। तो क्या होता है, ये क्या है, प्रकृति द्वारा की जाने वाले निर्जलीकरण की प्रोसेस के अंतर्गत आता है। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की निम्न विधियां, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में किसी चीज को सूर्य के माध्यम से, धूप के द्वारा, मतलब सनरेज के द्वारा ही सुखाते हैं। कृत्रिम विधियों में आगे देखेंगे कैसे कैसे किया जाता है। तो प्राकृतिक विधि में धूप में सुखाना, सन ड्राइंग, और कृत्रिम विधि में क्या है, मैकेनिकल ड्राइंग।
कृत्रिम विधि का मतलब मशीनों, मैकेनिकल का मतलब मशीन का प्रयोग करके, ठीक है। तो नंबर 1 धूप से सुखाना, सन ड्राइंग। भोज्य पदार्थ को धूप में सुखाकर संरक्षित करने की यह विधि सबसे आसान है, जिसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। यह प्राकृतिक विधि है जिसका उपयोग भोजन संरक्षण हेतु आज से नहीं अपितु सदियों से किया जाता रहा है। प्राकृतिक समय में भी लोग धूप में सुखाकर चीज़ों को संग्रहित करके रखते हैं। घरेलू स्तर पर भोज्य पदार्थों से नमी को निष्कासित करने के लिए इन्हें धूप में फैलाकर सुखाया जाता है। गृहिणियाँ इसका प्रयोग अधिकांशतः गर्मी के दिनों में करती हैं, खासकर जब धूप तेजी से होती है, जैसे बड़ी, पापड़, चिप्स, मंगोड़ी बनाकर सुखाना। हरी पत्तेदार सब्जियां तथा जड़ एवं कंद वाली सब्जियों को भी सुखाकर संरक्षित किया जाता है, जिसका उपयोग बरसात के समय में किया जाता है। तेज बरसात में क्या होता है, सब्जियां वगैरह मार्केट में बहुत महंगी हो जाती हैं, कम मिलती हैं, तो इसलिए जो आपने सुखा के रखा है, इसे मंगोड़ी जो बड़ी वगैरह बनाते हैं उसकी लोग सब्जी बना लेते हैं आलू में मिला के, चिप्स, पापड़, चाय वगैरह के साथ खा लिया। तो जैसे आप कहते हैं ना, स्वाद में परिवर्तन लाने के लिए, आर्थिक मतलब दिखाने के लिए कि आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए यही सब परिरक्षण के उद्देश्य थे ना, तो वही चीज़ है कि इन सबों का प्रयोग करके अपने आप स्वाद में चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं स्वाद को। तेज धूप के कारण भोज्य पदार्थ में उपस्थित नमी का अधिकांश भाग वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है तथा वे सूख जाते हैं। नमी के अभाव में सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते, इस कारण भोज्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। परंतु धूप में सुखाने से भोज्य पदार्थों में उपस्थित कुछ पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन सी का नाश हो जाता है, क्योंकि ताप का प्रभाव पड़ता है विटामिन सी पे, क्योंकि विटामिन सी ताप के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है। अनाज, दाल, सूखे मेवे, मसाले, मछली आदि को इसी विधि द्वारा सुखाकर संग्रहित करके रखा जाता है। दूसरा नंबर है व्यापारिक स्तर पर। अभी आप क्या देख रहे हैं, धूप के द्वारा सुखाना। अब क्या देख रहे हैं, व्यापारिक स्तर पर, कमर्शियल लेवल पे कैसे सुखाया जाता है, जिसका व्यापार करते हैं लोग, जो इसको चीज़ों को ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट के लिए और जिस टाइम वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं तब के उपयोग करने के लिए, तो व्यापारिक स्तर पर डिहाइड्रेशन की प्रोसेस देख लीजिए। व्यावसायिक स्तर पर निर्जलीकरण की कई विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे स्प्रे करके सुखाना, रोलरों द्वारा सुखाना, ड्रम द्वारा सुखाना। इस विधि में धूप विधि द्वारा भी सुखाया जाता है, स्प्रे का प्रयोग करके, रोलर का प्रयोग करके और किसका, ड्रम का प्रयोग करके। दूध, फल, अंडा, मांस, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियों आदि को इस विधि द्वारा सुखाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ भी हैं जिन्हें अंशतः सुखाकर संग्रहित किया जाता है, जैसे गाढ़ा किया हुआ दूध, कंडेंस मिल्क, और इसी को जब ज़रूरत पड़ती है तो पानी मिला के पतला कर लेते हैं, ठीक है। रोलर ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, डिहाइड्रेशन यंत्रों के द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है। चूंकि इस विधि में तापक्रम एवं नमी को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है, अतः इसे कृत्रिम विधि द्वारा निर्जलीकरण कहते हैं। इस विधि द्वारा सुखाए गए भोज्य पदार्थों का रंग, गंध, स्वाद, आकृति आदि उच्च कोटि के होते हैं। साथ ही इनकी पौष्टिकता का भी नाश कम से कम होता है, मतलब जो उसके न्यूट्रिएटिव होते हैं, न्यूट्रिएटिव वैल्यू है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स है, उनका कम से कम ह्रास होता है। किसमें, तो ये जो कह सकते हैं आप, जो ये भोजन से निर्जलीकरण के द्वारा जो सुखाए गए भोजन होते हैं, उत्तम कोटि के साथ ही इसकी पौष्टिकता का भी नाश कम से कम होता है, अतः निर्जलीकरण की यह विधि भोज्य पदार्थों के संरक्षण हेतु क्या है, सर्वोत्तम है। दूध से दूध का पाउडर, अंडे से अंडे का पाउडर रोलर ड्रायर द्वारा तैयार किया जाता है। सब्जियां, पापड़, फल आदि भोजन को धातु की ट्रे में रख के डिहाइड्रेटर में रखकर सुखाया जाता है, तत्पश्चात ताप द्वारा सुखाया जाता है। नेक्स्ट है झाग चटाई शुष्क विधि, ये भी डिहाइड्रेशन के अंतर्गत ही एक मेथड है। देख लीजिए, फोम मैट ड्राइंग मेथड। भोज्य पदार्थ में ग्लिसरॉल, अंडा, मोनोस्टेरॉइड आदि का उपयोग करके झाग उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा, मोनोस्टेरॉइड के द्वारा, अंडा और ग्लिसरॉल के द्वारा क्या किया था, झाग उत्पन्न किया था, फिर उसे सुखाया जाता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे कम तापमान तथा कम समय में परिरक्षण की क्रिया पूर्ण हो जाती। झाग चटाई का सबसे ज़्यादा लाभ ये है कि इसको कम टेम्परेचर पर और कम समय में ही परिरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। आपको मैं जब एक पढ़ाई थी तो बताई थी ना कि उसमें झाग उत्पन्न होता है, जो वाइट वाला पोर्शन होता है, तो आप बताएंगे किस प्रोटीन की वजह से झाग उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। ओवल ग्लोब्यूलिन के कारण कि किसके कारण, आप मुझे बताएंगे।
नेक्स्ट आता है शक्कर एवं नमक का प्रयोग करके आप जैसे अचार वगैरह बनाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या करती है, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है ना उसको ये करती है, रसाकर्षण के द्वारा क्या करती है, ताप मतलब जो होता है वो बांधने का काम करती है, बाइंडिंग का काम करती है। निर्जलीकरण की क्रिया शक्कर तथा नमक का प्रयोग करके भी की जाती है। शक्कर तथा नमक भोज्य पदार्थों में उपस्थित नमी को अपने में बांध लेते हैं। इस कारण मुक्त रूप से नमी मॉइस्चर उपस्थित नहीं रहती, जिससे कि सूक्ष्मजीव वृद्धि कर सके। इसके अतिरिक्त नमक तथा शक्कर सूक्ष्मजीवों में विद्यमान तरल पदार्थों को भी अपने में सोख लेते हैं, जिसके कारण या तो उनकी क्रियाशीलता ठप हो जाती है अथवा वे मर जाते हैं। जीवाणुओं के कोषों में विद्यमान तरल लिक्विड पदार्थ की सांद्रता अधिक होने के कारण वे नमी को शोषित नहीं कर पाते। इसके विपरीत बाह्य सांद्रता को भोजन को बराबर बनाने के लिए जीवाणुओं के कोषों में उपस्थित तरल पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते, आपको कह रहे हैं बांधने का काम करती है। यही प्रक्रिया रसाकर्षण कहलाती है। शक्कर तथा नमक दोनों में ही रसाकर्षण प्रक्रिया होती है, जिसके कारण सूक्ष्मजीव उपस्थित तरल पदार्थ नमक तथा शक्कर में आकर मिल जाते हैं। इस प्रकार भोज्य पदार्थ लंबे समय तक संरक्षित रह पाते हैं। जैसे जैम, जेली, सिक्वेस, मुरब्बा आदि में शक्कर का तथा अचार में नमक का प्रयोग किया जाता है। सही भोज्य संरक्षण के लिए नमक की मात्रा 15 से 20% तथा शक्कर की मात्रा 65 से 70% तक होनी चाहिए। नमक कितना, 15 से 20%, शक्कर कितना, तो 65 से 70% होना चाहिए भोजन को संरक्षित करने में उपयोग के लिए, इसकी इतनी मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट है उच्च ताप का प्रयोग करके। तो इतना आज आपके लिए बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी उच्च ताप का प्रयोग करके कैसे किया जाता है, और फिर थोड़ा है तो सोचूंगी कल की ये ख़त्म हो जाए चैप्टर, उसके बाद मैं फूड अडल्टरेशन आपको बताऊंगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।